हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सिक्स्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले के 5 पार्ट्स में हमने मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज किस तरह से इंटर कन्वर्ट किए जाते हैं, किस तरह से चेन लेंथनिंग यानी कि श्रृंखला में वृद्धि करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, चेन शॉर्टनिंग कैसे कर सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में हम डिस्कस किया था। अब हम इस सिक्स्थ पार्ट में डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स उनकी स्ट्रक्चर और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करें। Disaccharides are made up of two monosaccharide units linked by a glycosidic bond. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड्स होते हैं। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड यानी कि एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का OH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के वो ऑक्सीजन लिंक के थ्रू दोनों एक दूसरे से यूनिट जुड़ जाती हैं और वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटन के द्वारा दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं। Carbohydrate which are hydrolyzed to give two monosaccharide units, they are termed as disaccharides. अब दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, अधिकतर पौधों में पाए जाते हैं और उसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें पहला पार्ट जो कि है सुक्रोज का। सुक्रोज इट इज़ द कॉमन टेबल शुगर या केन शुगर, यानी कि ये गन्ने के रस से प्राप्त होता है, इसलिए इसको केन शुगर या इक्षु शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, ये इसका आणविक सूत्र होता है। और ये जो है ये जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। जब इसका जल अपघटन किया जाए तो जल अपघटन करने पर ये ग्लूकोज और साथ में एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये जो सुक्रोज है ये जल में विलय होता है और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनपचायक शर्करा है और ये परावर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाता है, डज नॉट शो म्यूटर रोटेशन। ये फेनिलहाइड्रेजीन के साथ ओसेजोन भी नहीं देता है और इसका अम्लीय माध्यम में जब हम जल अपघटन करते हैं व्हेन इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 यूनिट्स में कन्वर्ट होता है। अब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये है ग्लूकोज यूनिट और ये है फ्रक्टोज यूनिट। इसमें ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप इंटरैक्ट करते हैं। कार्बन एटम 1 ऑफ ग्लूकोज इज लिंक टू कार्बन एटम 2 ऑफ फ्रक्टोज बाय ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसमें जो कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप है उसका और कार्बन नंबर 2 का जो OH ग्रुप है वो इंटरैक्ट करते हैं और वो इंटरैक्ट करके इस तरह से ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसमें अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट है और ये बीटा फ्रक्टोज यूनिट है। तो अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो बनता है। Now since the anomeric carbon of fructose has got a beta configuration, the glycosidic bond is said to be beta glycosidic bond, क्योंकि इसमें जो फ्रक्टोज का जो कन्फिग्रेशन है वो बीटा कन्फिग्रेशन है और वो इन्वॉल्व है तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। और सुक्रोज में भी डिस्क्राइब्ड एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोसाइड, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सुक्रोज जो है
वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है हाइड्रोलाइज होकर के। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और बीटा फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप वो इंटरेक्ट करके और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम दूसरा इसमें लेते हैं माल्टोज। डज नॉट अकर एज सच इन नेचर यूजुअली, ये नेचर में प्रकृति में एज सच नहीं पाया जाता है। और ये जो है ये स्टार्च या माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम, स्टार्च जो होता है उसमें माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम के द्वारा जल अपघटन होता है और इसलिए इसको माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्च क्या होता है, C6H10O5N, ये स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। और इसका जल अपघटन होता है डायास्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये डायस्टेज एंजाइम किस में होता है, माल्ट में उपस्थित होता है और ये हाइड्रोलाइज होकर के C12H22O11 यानी कि माल्टोज में परिवर्तित होता है। तो ये माल्ट शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है और ये एक अपचायक शर्करा के फॉर्म में होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। और ये परावर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन शो करता है। और इसका जब एसिडिक मीडियम में जल अपघटन किया जाता है, व्हेन इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो 2 ग्लूकोज की इकाइयों में ये परिवर्तित होता है। इट इज़ हाइड्रोलाइज टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। जब माल्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर ये 2 ग्लूकोज यूनिट C6H12O6 में परिवर्तित होता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। और इसमें अल्फा ग्लूकोज के 2 अणु, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, उसके 2 अणु 1,4- ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये कार्बन नंबर 1 का OH और दूसरे अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 का OH, तो 1,4- ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। अल्फा ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है माल्टोज का। Carbon number 1 of one molecule is linked to carbon atom 4 of the second. The carbon atom 1 of the second glucose molecule is free and may possess alpha or beta configuration. जो कार्बन नंबर 1 है दूसरे ग्लूकोज का, उसका जो कार्बन नंबर 1 जो है वो फ्री है और इसलिए वो अल्फ़ा कन्फिग्रेशन और बीटा कन्फिग्रेशन दोनों के रूप में हो सकता है। तो इसलिए माल्टोज जो है वो अल्फ़ा माल्टोज के रूप में भी होता है और बीटा माल्टोज के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये है माल्टोज के बारे में। देन थर्ड कम लैक्टोज। लैक्टोज जो है इट इज़ फाउंड इन मैमल्स और प्रिंसिपल शुगर ऑफ मिल्क, ये दूध से प्राप्त होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के साथ साथ ये जल में विलय होता है और इसका आणविक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 इसका आणविक सूत्र है और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायक शर्करा है जो कि म्यूटा रोटेशन परावर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। और जब इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित होता है। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दोनों में फ़र्क है, दोनों का आणविक सूत्र जो है C6H12O6 ही होता है, पर वो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बीटा गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप,
वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये है बीटा ग्लूकोज का गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप, और ये है अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप। वो आपस में इंटरेक्ट करके इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ये जल अपघटन करने पर भी बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज के मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं डाइसैकेराइड्स के, जिसमें जल अपघटन के द्वारा ये 2 मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होता है, या 2 मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ करके इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। उसमें कई संख्या में मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि इसका जब जल अपघटन करते हैं तो इसके जल अपघटन से काफ़ी अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड जो है वो प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको पॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। अब पॉलीसैकेराइड जो हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज, मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें बहुलक हैं, कई सारे अणु इसमें जुड़े हुए होते हैं, तो ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। और इसमें होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड 2 कैटेगरी हैं, जिसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स यानी कि जिसमें जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो एक ही प्रकार की है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट जो मिलकर के पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें पहला मेंबर हम लेते हैं स्टार्च का। स्टार्च जो है दिस इज मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली डाइट। हमारे डेली डाइट का जो मुख्य पार्ट जो है वो स्टार्च ही होता है। ये हमारे भोजन का मुख्य अवयव है, और आलू, चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, इनमें मुख्य रूप से ये उपस्थित होता है। और ये जो है इट इज़ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इसमें 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। अमाइलोज जो कि 10 से 20% के बीच में होती है, और अमाइलोपेक्टिन जो कि 80 से 90% के बीच में होती है। तो ये स्टार्च जो है उसका जो कंपोजिशन है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों का मिश्रण है। अमाइलोज 10 से 20% तक होते हैं, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो 80 से 90% के बीच में होते हैं। स्टार्च इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन 2 हैं। अमाइलोज जो है इट इज़ ए लीनियर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लूकोज की जो कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप है, और दूसरा अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो एक ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है? उसमें स्ट्रेट चेन में सीधी श्रृंखला में तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है जैसे कि अमाइलोज में होता है, पर साथ ही साथ में वो ब्रांचिंग भी करता है। और ब्रांचिंग में क्या होता है? उसमें जो अमाइलोज यूनिट है जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है उसमें कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप, और नीचे की तरफ दूसरे में कार्बन नंबर 6 का OH ग्रुप। तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसमें बनता है। अब किस तरह से उसको हम समझा सकते हैं? अमाइलोज में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है? ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट है, यहाँ बाकी जगह वो H, OH और CH2OH वगैरह जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ये कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और ये कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप, वो आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध इसमें बनता है।
तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया अमाइलोज का। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, यहाँ पर ये जो इसका कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप है, ये इंटरेक्ट करता है ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका 1 का OH ग्रुप और ये 6 का OH ग्रुप, इसमें इंटरेक्शन होता है, तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा वो ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमाइलोज तो स्ट्रेट चेन होता है जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, पर एमाइलोपेक्टिन इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्ट्रेट चेन में तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और ब्रांचिंग में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस तरह से बनता है। तो स्टार्च जो होता है वो इन दोनों के मिश्रण के रूप में होता है जिसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों होते हैं। अमाइलोज जो है अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है जो कि रेखी है, जिसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और ये जो पार्ट है अमाइलोज पार्ट, ये जल में विलय होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच पॉलीमर है जिसमें स्ट्रेट चेन में तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जबकि ब्रांचिंग में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और ये जो अमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट है ये जल में अविलय होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो दिस इज अबाउट स्टार्च। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज का इस तरह का स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट्स। अधिकतर जो पौधे होते हैं उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो सेल्यूलोज होता है, और ये जो है इट इज़ ए स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप, ये बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का यहाँ पर जो OH ग्रुप है इधर वाला OH ग्रुप, और बीटा ग्लूकोज में ही कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप, वो आपस में इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो सेल्यूलोज जो है इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड जिसमें कि जो बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स हैं वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं पॉलीसेकेराइड्स के, और उसमें किस तरह से ये मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब सेल्यूलोज का यदि हम जल अपघटन करें तो कई सारी जो है वो बीटा ग्लूकोज की यूनिट जो है जल अपघटन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। So this is all about disaccharides and polysaccharides. Thank you.